डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केशव फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, कहा गया है कि यदि हम कौन सी भी मंजिल हो, कोई भी मंजिल हो, यदि हम उस मंजिल को पाना चाहते हैं तो हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। हम किसी भी जब हम कोशिश करते हैं तो उस मंजिल को आखिरकार हम पा ही लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि शौक को कभी पाला नहीं जाता, कि शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। सो डियर स्टूडेंट्स, हम कोई भी मंजिल पाने के लिए यदि हम कोशिश करें तो उस मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। हमें उस मंजिल को पाने के लिए हमें मेहनत तो करनी होगी और उस पर हमें अपने आप पर विश्वास भी रखना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एनसीईआरटी कोर्स पढ़ा रहे थे इंटरमीडिएट का, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है आवेशित चालक के सतह पर बल। हम इसके लिए क्या करते हैं कि कोई भी आवेशित चालक दिया गया है, इस पर इसके किसी भी अवयव पर जो अवयव है उस पर हम बल का अनुभव करते हैं। कोई भी अवयव ले लो, कहीं भी ले लो, हम उस पर किसी एक अवयव पर या सभी अवयवों पर हम एक बल का अनुभव करते हैं। ये जो बल होता है ये किसी आवेश या किसी अवयव पर जो बल होता है, जो बल लगेगा वो मतलब उस सतह पर इसके अलावा अन्य अलग जो इनके अलावा अलग बल हैं वो इस पर कार्य करते हैं तथा अलग अलग बलों का परिणामी किसी अवयव पर उस चालक के आवेशित अवयव के आवेशित अवयव के बराबर होता है। मतलब जिस चालक पर जो अवयव है, हम इस पर एक अवयव लेते हैं तो उस पर जो परिणामी बल होगा वो परिणामी बल के बराबर होगा, परिणामी अवयव पर लगने वाले परिणामी बल के बराबर होगा। इस बल की गणना करने के लिए, इस पर जो बल है उसकी गणना करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल अवयव ए बी की कल्पना करते हैं। हम इस चालक पर एक स्मॉल अवयव ए बी की कल्पना करते हैं। हम ए बी की कल्पना करते हैं तो क्या करते हैं कि इस पर चालक के बराबर और अवयव ए बी के अत्यधिक समीप, मतलब अवयव इस पर बल का अनुभव किया जाता है इस अवयव पर, और इस अवयव पर हम बल की गणना करने के लिए यानी बल को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो अवयव है इसके समीप ही दो बिंदु P1 तथा P2 की कल्पना करते हैं जो इस चालक से बाहर और अंदर उपस्थित है। बिंदु P1 चालक से बाहर है और बिंदु P2 चालक के अंदर स्थित है। तो और हमें पता है कि इस चालक पर जो धनावेश वितरित है, इस धनावेश के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि E1 E2 क्या है। यहाँ पर E1 E2 विद्युत क्षेत्र हैं जो इस स्मॉल अवयव AB और AB के अलावा जो दूसरा अवयव है जो ACB है। हमें पता है, हमने माना है कि इस चालक को दो अवयवों में विभाजित कर दिया है। एक तो स्मॉल अवयव AB है जो दिया है और इसके अलावा एक दूसरा अवयव ACB है जो इस AB अवयव को छोड़ के है, ये वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चालक को दो अवयवों में डिवाइड कर दिया है। तो हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत क्षेत्र दिया है उस पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पता करनी है पहले कि डायरेक्शन किधर है। तो हमें बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र क्या करना है कि हमें बिंदु P1 पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, एक परीक्षण आवेश रखते हैं जो हमेशा धनावेश होता है। तो धनावेश परीक्षण आवेश होता है तो यहाँ पर हम कोई धनावेश रख देते हैं परीक्षण आवेश।
तो इस स्मॉल ए बी के कारण, इस स्मॉल ए बी अवयव के कारण इस पर धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो धनावेश धनावेश इस पर प्रतिकर्षित करेगा, तो इस E1 की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी। इसी प्रकार से जो बाकी का बचा है, जो दूसरा अवयव है ACB, इसके कारण भी धनावेश इस पर भी वितरित है और यहां पर भी धनावेश है, तो ये भी प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी वैल्यू भी, इसकी डायरेक्शन भी, E2 की डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम P2 की डायरेक्शन का पता करते हैं। P2 की डायरेक्शन पर विद्युत क्षेत्र E1 व E2 की डायरेक्शन पता करते हैं। तो यहां पर P2 देखते हैं। अब जो बिंदु P2 है उस पर विद्युत क्षेत्र इस AB अवयव के कारण इस पर भी धनावेश परीक्षणावेश की कल्पना करते हैं। जब यहाँ पर धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो ये धनावेश होने के कारण इस धनावेश को मतलब इस पर प्रतिकर्षित करेगा, तो ये विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। इस बिंदु P से इधर ये विद्युत क्षेत्र E1 हो जाएगा। अब जो बचा अवयव है ACB के कारण जो विद्युत क्षेत्र E2 है, वो इस ACB के कारण इस इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये विद्युत क्षेत्र हो गए। अब हम क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन पता करनी थी हमको, पहले वो डायरेक्शन पता कर ली है। अब P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ये एक ही डायरेक्शन में होने के कारण, तो EP1 इक्वल टू, एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ये जुड़ जाएंगे, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो इसे हम क्या इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब हमें पता है, हम जानते हैं, पहले से मैं आपको करा चुका हूं, एक डेरिवेशन करा चुका हूं, जो जिस चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, किसी चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। मैंने आपको बताया था कि किसी चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E। तो इस चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू EP1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। मतलब चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो इसी प्रकार से इस चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। तो इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, तो E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसे इक्वेशन सेकंड दे देंगे, डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेशन जो मैं करा रहा हूं, जो मतलब एप्लीकेशन है उस गॉसेस थ्योरम के, उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामों में अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो इनको आप अच्छे तरीका से क्लियर करना है, इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। अब क्या करते हैं, ये सेकंड समीकरण दे देंगे। अब बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की परिणाम निकालेंगे। बिंदु P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? EP2 इक्वल टू E1 माइनस E2 होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। मैंने जो लास्ट वीडियोज में
मतलब जो मैंने पिछली वीडियो कराई है उनमें मैंने आपको जो डेरिवेशन कराया था चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें बताया था कि अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, शून्य होती है। तो पहले से समीकरण 3 दे देंगे। मैंने आपको बताया था कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो यहां पर EP2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, तो E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। यहां पर E1 E2 के बराबर हो जाएगा। कौन सी कंडीशन में? यदि वैद्युत क्षेत्र P2 पर निकाला जाए तब वैद्युत क्षेत्र टोटल P2 का वैद्युत क्षेत्र, टोटल वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? E1 माइनस E2 होगा। EP2 इक्वल टू E1 माइनस E2 होगा। यहाँ पर EP2 जो वैद्युत क्षेत्र है, मतलब चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो EP2 इक्वल टू 0, E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। तो इसे हम समीकरण 4 दे देंगे। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 व 4 को हल करेंगे। समीकरण 2 और 4 को हल करने से क्या पाते हैं? E1 और E1 E2, E1 प्लस E2 दोनों इक्वल हैं, तो यहां से हम क्या पाते हैं? यहां से हम दोनों इक्वेशनों से हम ये फाइंड करते हैं कि E1 इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? E1 की जगह E2 रख देंगे, तो यहाँ E2 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब 2E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू ये हो गई, और इसी प्रकार से क्योंकि E1 भी E2 के बराबर है, तो E1 की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो E1 और E2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। E1 और E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई। अब हम क्या करते हैं कि अवयव AB, शेष अवयव AB जो दिया है, शेष चालक ACB के कारण E2 बल का, E2 वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। जे AB है, अवयव AB जो मैंने स्मॉल अवयव लिया था AB, उस बचा अवयव है जो ACB के कारण AB पर विद्युत क्षेत्र E2 का अनुभव किया जाता है। इसके कारण E2 विद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं। तो यदि चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व, चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व, चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, क्या है? सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और यदि चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और अवयव AB का क्षेत्रफल, स्मॉल अवयव AB का क्षेत्रफल ds हो, ds हो, ds हो, तो यहां से हम आवेश फाइंड करेंगे। तो आवेश क्या होगा? dq इक्वल टू सिग्मा ds हो जाएगा, सिग्मा ds हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि dq इक्वल टू सिग्मा ds हो गया। अब यहां से हम वैद्युत क्षेत्र E2 के कारण अवयव AB पर लगने वाला वैद्युत बल निकालते हैं। तो वैद्युत बल क्या होगा? dF, मतलब इस AB अवयव के कारण, मतलब E2 के कारण, E2 के कारण AB पर बल dF इक्वल टू क्या होता है? dF इक्वल टू EQ होता है, EQ, यार EQ लिख लो या DQ इंटू E लिख लो। तो ये वैद्युत बल हो गया। यहां से हम dq की वैल्यू
लिख देंगे और ई क्यू की वैल्यू भी लिख देंगे, ई की वैल्यू भी लिख देंगे। तो डी एफ इक्वल टू डी क्यू सिग्मा डी एस इंटू ई की वैल्यू रख देंगे। ई की वैल्यू हमने फाइंड की थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, E2 होगा यहाँ, क्योंकि इस पर जो अवयव पर कौन से विद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जा रहा है, E2 का। तो यहाँ पर बल भी E2, बल की जो डीएफ निकालेंगे हम बल इस, तो डीएफ इक्वल टू डी क्यू इंटू E2 होगा, और डीएफ इक्वल टू डी क्यू की वैल्यू ये हमने यहाँ पुट कर दी सिग्मा डी एस इंटू, और E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि डीएफ समीकरण इसे 5 दे देंगे, क्योंकि समीकरण 4 दे दिया था, अब समीकरण 5 इसे हम दे देंगे। अब हम क्या करते हैं कि संपूर्ण चालक पर लगने वाला परिणामी बल, वैद्युत बल क्या होता है, संपूर्ण चालक पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल, तो संपूर्ण चालक पर लगेगा तो इसे F लिखेंगे। अब समाकलन सिग्मा 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 स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds, यदि सिग्मा कांस्टेंट है तो F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds, ये हमारा इस चालक पर बल होगा। F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट समाकलन ds। ये यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा नियत है तो हम इसे बाहर ले लेते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, समाकलन ds हो जाएगा। इसका टोटल जो फोर्स है वो है टोटल बल। अब समीकरण 5 से चालक की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला वैद्युत बल, अर्थात एकांक क्षेत्र पर समीकरण 5 से, समीकरण 5 हमने क्या दिया था ये, या इसे ऐसे भी लिख लो, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, df इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। तो इसके कारण अगर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, वैद्युत बल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला वैद्युत बल या दाब, उसे दाब भी कहते हैं, तो P इक्वल टू dF अपॉन ds, बल अपॉन क्षेत्रफल ही दाब होता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर यदि हम बल निकालें तो वो दाब होता है, तो दाब P इक्वल टू dF अपॉन ds हो जाएगा। तो dF अपॉन ds, इसे यहाँ इस ds को यहाँ ले आएंगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने निकाला आवेशित चालक की सतह पर बल, सतह पर बल जो निकाला था वो ये था। अब जो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित बल है, जिसे हम दाब भी कहते हैं या वैद्युत दाब भी कहते हैं, वो आपका निकल के आया P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि इसे एक और प्रकार से लिख सकते हैं, वो इस प्रकार होगा, P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन, यदि हम इसमें एप्सिलॉन नॉट का गुणा कर दें, गुणा और भाग मतलब एप्सिलॉन नॉट का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ये तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमें पता है क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, तो 1/2 E वैद्युत क्षेत्र हो गया, तो E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ से एक और फॉर्मूला वैद्युत दाब का निकल के आ गया, P इक्वल टू 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आवेशित चालक की सतह पर बल था, और इस बल को और आगे कैलकुलेशन करके हमने दाब फाइंड किया, दाब निकाल लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि यदि आपको फिजिक्स में 95% प्लस मार्क्स लेके आने हैं तो आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी और आपको डेरिवेशनों की प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे तरीके से करनी होगी। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो आपको ये महसूस ना हो कि जो क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में वो कहीं बाहर से आए हैं। आपको सभी क्वेश्चन नज़र आएंगे कि इस YouTube से ही आए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आपको 95% प्लस मार्क्स लेके आने हैं फिजिक्स में। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में ऊर्जा। डियर स्टूडेंट्स, अपने हौसलों को बढ़ाइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए बस कि मैं 95% प्लस मार्क्स लेके आ सकता हूं। यदि आपने ऐसा सोच लिया और आपने इस पर वर्क करना शुरू कर दिया तो आप इजीली से 95% प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। बस आपको पढ़ने का तरीका कि किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरीके से हमें करना चाहिए, तो आप इजीली से ही लेके आ सकते हो मार्क्स 95% प्लस इन फिजिक्स। अब आता है वैद्युत क्षेत्र की इकाई आयतन में ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में ऊर्जा, इसका एक डायग्राम है, वो डायग्राम बना देते हैं। ये इसका एक डायग्राम है जिस पर दाब लगा है बाहर की ओर और इसकी रेडियस। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब डियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है या चालक के आयतन में परिवर्तन किया जाता है तो चालक की सतह पर अविलंबित लगने वाले बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। यह कार्य जो है चालक के चारों ओर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और यदि हम मान के चलें कि माना कि r त्रिज्या के एक चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, r त्रिज्या के चालक गोले का पृष्ठीय आवेश
घनत्व क्या है, सिग्मा है। यदि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, तो गोले की सतह पर बाहर की ओर हमें एक दाब अनुभव होगा, वैद्युत दाब अनुभव होगा। वो वैद्युत दाब क्या होता है, P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इस पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण एक वैद्युत दाब प्रेरित होता है, एक वैद्युत दाब लगता है इस गोले के पृष्ठ पर बाहर की ओर। वो दाब होता है P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आगे क्या करते हैं कि गोले की संपूर्ण सतह पर बाहर की ओर लगने वाले हम वैद्युत बल की कल्पना करते हैं, वैद्युत बल की कल्पना का वैद्युत बल निकालते हैं। तो बाहर की ओर वैद्युत बल, बाहर की ओर वैद्युत बल क्या होगा, F इक्वल टू पी ए, बल इक्वल टू दाब इंटू क्षेत्रफल होता है। बल का परिमाण किसके बराबर होता है, दाब इंटू क्षेत्रफल के। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमें बल पता है, क्षेत्रफल इस गोले का हम ज्ञात कर लेंगे। तो F इक्वल टू दाब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्षेत्रफल। R दिया गया है, इसकी रेडियस, इस गोले की रेडियस R दी गई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई R स्क्वायर। यहां से निकालेंगे 2 से 4 2 बार कैंसिल, तो F इक्वल टू 2 पाई R स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 1 दे देंगे इसे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अच्छे तरीके से डेरिवेशनों को क्लियर कराऊंगा और आप अच्छे से बस अटेंशन करके इस व्हाइट बोर्ड की तरफ आपको ध्यान देना है अच्छे तरीके से। यदि आप इस YouTube चैनल से पढ़ने बैठे हो तो अपना ध्यान इस व्हाइट बोर्ड की तरफ ही रखो, जब तक कि ये डेरिवेशन कंप्लीट ना हो जाए, जब तक कि ये वीडियो फिनिश ना हो जाए, तब तक अपने ध्यान को बस इधर ही रखिए। तो F इक्वल टू 2 पाई R स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब गोले की संपूर्ण सतह पर बाहर की ओर लगने वाला वैद्युत बल हमने फाइंड कर लिया और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे दी। इस बल के विरुद्ध गोले की त्रिज्या में dr कमी करने पर, ये dr कमी करने पर गोले की त्रिज्या में dr कमी करने पर क्या करेंगे, dr कमी करने पर किया गया कार्य क्या होगा, इसका कमी करने पर किया गया कार्य, वर्क। तो क्या होगा, dw इक्वल टू बल गुणा विस्थापन, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो F इंटू एफ डी आर हो जाएगा। F की वैल्यू पता है हमें क्या है, तो इन F की वैल्यू इस पर रख देंगे। तो dw इक्वल टू F की वैल्यू 2 पाई R स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट dr, ये वर्क डन हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि यह कार्य है वो आयतन 4 पाई R स्क्वायर dr, आयतन 4 पाई R स्क्वायर, यह कार्य आयतन 4 पाई R स्क्वायर dr आयतन में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आयतन dv आयतन में, तो यह कार्य dv इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर dr आयतन में ऊर्जा के रूप में, संचित
ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। अर्थात du इक्वल टू dw हो जाता है। किसके रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में। अब क्या करते हैं कि dw की वैल्यू हम यहां रख देंगे, तो du इक्वल टू dw की वैल्यू क्या थी, 2 पाई r स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट dr। अब हम यहां क्या करते हैं कि du इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इधर ले लेंगे, और 2 का गुणा और 2 का मतलब ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे, तो यहां हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr, और ये इधर 2, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर dr। तो हमें पता है कि जो 4 पाई r स्क्वायर dr है वो आयतन है, तो du इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv, ये क्या है, आयतन है। तो ये हमारा यहां निकल के आया du इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। अब क्या करते हैं कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, अर्थात जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व uv इक्वल टू du ओवर dv। तो uv इक्वल टू du ओवर dv, यहां से निकाल लेंगे du ओवर dv क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो uv इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, uv इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ये एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा है, या ऊर्जा घनत्व भी इसको हम बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको बताया था कि आपके 2 टॉपिक्स रह गए हैं, वो आपके 2 टॉपिक्स क्लियर करा दिए गए हैं। अब शायद एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, जो शायद 5 या 6 मिनट का होगा। पहले हम देखते हैं कि हमारी वीडियो अभी 32 मिनट पहुंच चुकी है, तो अब उस छोटे से टॉपिक और बचा है उसको भी करा देते हैं, उस छोटे से टॉपिक को भी करा देते हैं। तो वो टॉपिक है, डियर स्टूडेंट्स, मैं जब इंटर में था, मुझे मतलब इस तरह से एडवाइस देने वाला कोई नहीं था, पर फिर भी मैंने अपनी तरफ से ही मेहनत की थी, और जहां तक है अच्छे मार्क्स, इतने ज्यादा तो अच्छे ला नहीं पाया पर अच्छे थे। मेरे मार्क्स 86 थे। डियर स्टूडेंट्स, मुझे साइंस पढ़ाने में या फिजिक्स पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आता है, और अच्छे तरीके से मैं इस फिजिक्स को पढ़ चुका हूं, और स्टूडेंट्स मैंने जो मेहनत की बहुत अच्छे तरीके से अपने आप ही मेहनत की है, मुझे एडवाइस देने वाला कोई नहीं था। फिर भी मैंने ये जानकर कि मुझे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, फिर भी मैंने मेहनत की, और मुझे पता है कि मैंने कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। यदि मैं भी आपकी तरह कोई अच्छे स्कूल में पढ़ता, यदि मैं भी आपकी तरह एक उसी स्थान पर जिस जगह मेरा स्कूल था उस जगह रह के मैं पढ़ता, तो शायद मैं और भी अच्छी परसेंटेज या अच्छे मार्क्स लेके आ पाता। मुझे यहाँ अपने घर से समथिंग 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, जिससे कि हम किसी दिन लेट हो जाते थे, किसी दिन कुछ हो जाता था, कभी बाइक पंचर हो रही है, कभी कुछ हो रहा है,
तो हमें टाइम का मैनेजमेंट नहीं मिल पाया या हम टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाए, थके हारे आते थे और हम परेशान हो जाते थे। इतना हम पढ़ने में टाइम नहीं दे पाते थे, फिर भी हम बहुत मेहनत करते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ता, मतलब किसी ऐसे स्कूल में पढ़ता जहां पर मेरा स्कूल जो मतलब मेरे घर के नजदीक होता, तो मैं और अच्छे मार्क्स लेके आता। ये मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस था। और अब भी ये है कि जब भी मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस रखता हूं तो उसमें सफल हो ही जाता हूं। बात यह है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या कोई बीमारी हो, या जब तक शरीर फिट नहीं है तो कुछ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक आता है आपका अगला टॉपिक क्या है? आपका अगला टॉपिक है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। इस टॉपिक को ध्यान से देखना, इस टॉपिक पर अपना ध्यान केंद्रित अच्छे तरीके से करना। साबुन के घोल के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन के घोल के आवेशित बुलबुले का संतुलन। पहले डियर स्टूडेंट्स देख लेता हूँ वीडियो कितने मिनट की है। हो गई है 37 मिनट पहुँच चुकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वैसे अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर कराऊंगा। हम मानते हैं कि एक आर त्रिज्या का एक आवेशित घोल के एक आवेशित गोला है। ये आर त्रिज्या का एक आवेशित घोल का एक आवेशित साबुन के घोल का एक आवेशित बुलबुला है। तो हमें इसका संतुलन, मतलब साबुन के घोल के आवेशित बुलबुले का संतुलन करना है। कि इसके लिए हमें क्या करना होगा? अब इस बुलबुले का पृष्ठ तनाव है वो क्या है? T है। इस बुलबुले का पृष्ठ तनाव T है। हम जानते हैं कि इस बुलबुले पर इस बुलबुले के अंदर वायु है, तो इस वायु के कारण आंतरिक दाब लगेगा। इस बुलबुले के कारण आंतरिक दाब लगेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? पी इन कहेंगे, आंतरिक दाब पी इन। और वायुमंडल, और बाहर इस बुलबुले के बाहर क्या है? वायुमंडल। और वायुमंडल के कारण अंदर की ओर, मतलब बाहर से बल लगेगा, दाब लगेगा। इस दाब को क्या कहेंगे? पी आउट। हम जानते हैं कि पी इन की वैल्यू मतलब अंदर जो दाब है वो अधिक होता है वायुमंडलीय दाब से, पी आउट से, जिसे अब हम तो इसका नेट वो होगा, क्या होगा कि पी इन माइनस की पी आउट इक्वल टू, इसे हम क्या बोलते हैं? दाब आधिक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाब आधिक्य। इसे हम क्या बोलते हैं? दाब आधिक्य बोलते हैं। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इस बुलबुले पर, अभी हमने ये बुलबुला आवेशित नहीं किया है, इस बुलबुले पर एक पृष्ठ तनाव होता है। जिस पृष्ठ तनाव होता है, इस पृष्ठ तनाव के कारण
जो दाब लगेगा वो इसमें अंदर की ओर लगेगा। किधर लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। पृष्ठ तनाव के कारण, इसे लिख देते हैं पृष्ठ तनाव के कारण दाब। पृष्ठ तनाव के कारण दाब जो कितना होता है 40/r होता है, जहां r इस बुलबुले की रेडियस दी गई है और t इसका पृष्ठ तनाव है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके संतुलन के लिए क्या होता है कि जो Pn माइनस पी आउट की जो दिशा होगी वो ऊपर की मतलब बाहर की ओर है और ये अंदर की ओर है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो Pn माइनस पी आउट जो दाब आधिक्य, इसे क्या बोलते हैं हम? Pex। तो यहां से क्या हो जाएगा? Pin माइनस पी आउट इक्वल टू 40/r हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? दाब आधिक्य। दाब आधिक्य बोलते हैं। Pex इक्वल टू 40/r। ये हो जाएगा जब बुलबुले को आवेशित नहीं किया गया। यदि हम बुलबुले को आवेशित कर दें तो इस पर एक पृष्ठीय आवेश घनत्व जनरेट हो जाएगा सिग्मा। इस पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण वैद्युत दाब का अनुभव होगा, जिसके कारण ये प्लस है, इस प्लस को बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। ये इसे बाहर की ओर, ये इसे बाहर की ओर, ये इसे बाहर की ओर प्रेस करेगा। तो आवेशित करने पर बुलबुले की सतह पर वैद्युत दाब लगेगा। आवेशित करने पर वैद्युत दाब P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0 था। ये इक्वेशन फर्स्ट दी थी, दे देंगे। अब ये दाब हो गया वैद्युत दाब। अब क्या करते हैं? आवेशित कर दिया। अब बुलबुले की सतह पर परिणामी दाब क्या होगा? बुलबुले की सतह पर परिणामी दाब क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, जो वैद्युत दाब है वो भी बाहर की ओर लगा हुआ है और जो दाब आधिक्य है वो भी बाहर की ओर लगा हुआ है। दोनों बाहर की ओर होने के कारण वे आपस में जुड़ जाएंगे। तो वो उधर ही तरफ जुड़ जाएगा जो दाब आधिक्य जुड़ा हुआ है। मतलब ये Pex प्लस P इक्वल टू 40/r। इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर है वैद्युत दाब की, और जो दाब आधिक्य है वो भी बाहर की ओर। नेट जो मतलब रिजल्ट है वो भी बाहर की ओर है। तो दोनों बाहर की ओर होने के कारण एक तरफ जुड़ जाएंगे। तो Pex प्लस P इक्वल टू 40/r हो जाएगा। अब Pex प्लस P सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0 इक्वल टू 40/r हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि यदि बुलबुले को आवेशित करते जाएं, यदि बुलबुले को अधिक आवेश देते जाएं और अधिक आवेश देते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि दाब आधिक्य होगा
वो शून्य हो जाएगा, यानी पी ई एक्स शून्य हो जाएगा और हमारा जो बुलबुला है वो फूट जाएगा। भट्ठा, आपने जो फूंक मार के जो गुब्बारे से उड़ते हैं साबुन के ही, मतलब वो ऐसे ही बने होते हैं साबुन से ही, तो आपने देखा होगा कि वे फूटते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं आगे और फूटते जाते हैं। ऐसा क्या होता है? क्योंकि उस पर ये अधिक चार्ज होता जाता है। मतलब यदि हम इस पर अधिक चार्ज कर दें, मतलब इस पर अधिक ज्यादा से ज्यादा चार्ज देते जाएं, आवेशित करते जाएं, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि दाब आधिक्य उस पर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, और शून्य होने के कारण बुलबुला फूट जाता है। तो Px = 0 हो जाएगा। अब यहां से पहले Px = 40/r - के σ²/2ε0 लिख लेंगे। यहां पर यदि इसे अधिक आवेशित किया जाए तो Px = 0 हो जाएगा। तो Px = 0 हो जाएगा, तो इसे समीकरण 2 दे दो। तो समीकरण 2 से 40/r - σ²/2ε0 = 0 हो जाएगा। तो ये 40/r = σ²/2ε0 हो जाएगा। हमें बस ये समीकरण ही याद रखना है। हमें क्या करना है? ये समीकरण याद रखना है। यहीं से हम जो टी था पृष्ठ तनाव, यहीं से हम पृष्ठ तनाव टी, इस बुलबुले की रेडियस r, सिग्मा घनत्व मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और आवेश इस पर जो चार्ज है +q, यहीं से हम फाइंड कर लेंगे। हमें क्या होता है कि हम फाइंड करते हैं तो हम इनको याद करते हैं, तो 2-3 दिन तक तो याद रहते हैं, उसके बाद हम इनको भूल जाते हैं। लेकिन यदि हम इसे ही याद कर लें तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से सिग्मा निकाल लेंगे। σ² क्या हो जाएगा? σ² = 40 σ² = 4×8 T/ε0/r। तो सिग्मा = √8 T/ε0/r। ये आ गया। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। और यहां से पृष्ठीय तनाव निकाल लेंगे। पृष्ठीय तनाव T = क्या हो जाएगा? σ²/8ε0। ये पृष्ठीय तनाव हो गया। और यहां से रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस r = 8ε0 T/σ²। ये रेडियस हो जाएगी 8ε0 T/σ²। अब एक आवेश और निकालना है। तो आवेश निकालने के लिए क्या करते हैं कि हमें पता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व σ = क्या होता है? मैंने आपको बताया था
आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है Q अपॉन A, एकांक आवेश पर एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। यहाँ से हम Q फाइंड कर लेंगे, Q इक्वल टू सिग्मा A हो जाएगा, सिग्मा A हो जाएगा। तो Q निकालने के लिए यहाँ Q इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू क्या दी है, √8 T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, और क्षेत्रफल क्या होता है इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो यहां से ये Q निकल आया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था साबुन के घोल के आवेशित बुलबुले का संतुलन। यहां से हम सिग्मा फाइंड करते हैं, T फाइंड करते हैं, R फाइंड करते हैं, Q फाइंड करते हैं। यदि आपको मैंने जो जिस तरीके से ये 3 डेरिवेशन कराए हैं वो आपको इजीली से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको जो डेरिवेशन कराए हैं वो आराम से और अच्छे तरीके से कराए हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो 51 मिनट पहुंच चुकी है, तो मैं बस थोड़ा टाइम और लेना चाहता हूं आपका कि हम क्या करते हैं। यदि आपको नंबर लाना चाहते हो फिजिक्स में 95% प्लस, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगला टॉपिक लेके आएंगे न्यूमेरिकल्स का। हम अगले टॉपिक में अब अगली वीडियो में हम आपके लिए न्यूमेरिकल कराएंगे। जो टफ न्यूमेरिकल होते हैं उन टफ न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, और जो फॉर्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं उसे तो आप कर ही लोगे, और जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तब मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स और प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ रूप में, पीडीएफ के थ्रू, तो आप तब कर लेना। और बस आप इसका जो टफ न्यूमेरिकल है उनको ही कीजिए, अभी मैं उनको इस व्हाइट बोर्ड पर करा दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, और अच्छे से आप इनकी तैयारी कीजिए। आज आपका या हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके बस न्यूमेरिकल्स बचे हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम आपके लिए कल से स्टार्ट कर देंगे। 3-4 वीडियो या समथिंग, देखते हैं कितनी वीडियो हम न्यूमेरिकल्स की करा पाते हैं। तो जहां तक है कि हम ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। वैसे न्यूमेरिकल्स कराना व्हाइट बोर्ड पर न्यूमेरिकल्स कराना कितने एक क्वेश्चन ही कराने में टाइम बहुत लग जाएगा, तो बहुत कम न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे। तो क्या करते हैं, हम कोई और तरीका भी देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कैसे कराए जाएं। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपकी वीडियो को यही समाप्त करते हुए, और कहते हैं कि बिना मेहनत के तख्ते ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तख्ते ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं बनते। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।